नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ऐसे समझ रहे थे कि वास्तव में इंग्लिश होती क्या है, वर्ड्स कहाँ पे किन का यूज होता है, नाउन का कहाँ यूज होता है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कौन, बी फॉर्म्स क्या होता है, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या होता है, और हैज हैव हैड मॉडल्स आदि का हमने यूजेस देखा। अब इन यूजेस के हिसाब से हम ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे, इस बारे में हम इसमें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये इन्फिनेटिव और जिरेंट का ये फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम इन्फिनेटिव और जिरेंट कम्प्लीटली यहाँ पढ़ेंगे और ये कंप्लीट कोर्स हम एक इंग्लिश का इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले इंग्लिश रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से अगर देखते जाओगे तो आपको अभी तक समझ में भी आ गया होगा कि आप किस माध्यम की ओर जा रहे हो और एक अलग मेथड और एक अलग तरीके से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आए हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देखते हो किसी भी आप कोचिंग सेंटर या कहीं भी पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको पहले टेंसेज आदि स्टार्ट करवाया जाता है। लेकिन आप टेंस जब पढ़ पाओगे ना, जब आपको पता हो कि टेंसेज का यूज कैसे होता है, सब्जेक्ट आप सब टेंस में आपको स्ट्रक्चर मिलता है। बताइए दोस्तों कि टेंस में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि जैसे बोले तो सब्जेक्ट पहले स्टार्टिंग में होता है, सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसा एक कंसेप्ट ले आपको लिखाते हैं। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने से पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं बनता। लेकिन आप बताओ दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता कि सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह कौन आता है, मेन वर्ब की जगह कौन आता है, ऑब्जेक्ट की जगह कौन कौन आता है और इनकी जगह किन का यूज होता है और ये सब होते क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, तो बताओ आप इस स्ट्रक्चर बनाने तक पहुंच पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर जोर ज़बरदस्ती से अगर आप रट रटने माध्यम से आप पहुंच भी गए तो आप उसको लंबे समय तक याद नहीं कर सकते और ये आपका एक नॉलेज का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब आपने लास्ट जो 10, 10 से 15 क्लासेज आपने देखी, उनमें आपने अच्छे से सब्जेक्ट के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जाना, इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाना, प्रीपोजिशन थोड़ा बहुत आपको साथ में होता जा रहा है और जो बची हुई स्पेशल प्रीपोजिशन है वो मैं साथ में करवाता जाऊंगा। तो ये सब अच्छे से आपने जाना और इनका यूजेज कहाँ पे होता है, एडजेक्टिव कैसे पहचान करते हैं, इन सब के बारे में जाना। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव और जिरंड, जिनमें हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ऐसा लेवल जिसमें आपको आगे कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, इसकी फर्स्ट स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इन्फिनेटिव की पहचान कैसे करेंगे। इन्फिनेटिव वही होता है दोस्तों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पे भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो वो क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। और जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। देखो इन्फिनेटिव और जिरंड का यूज कैसे होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। ये भी दोस्तों ये फुल इन्फिनेटिव होता है, फुल इन्फिनेटिव। और एक अगर आपको एक डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो कैसा कहलाएगा? इन्फिनेटिव। ये भी होता है तो इन्फिनेटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। और थर्ड आपने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो ये क्या होता है? ये जिरंड होता है, ये जिरंड होता है। अब इनका यूज अपन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको डिटेल से इन्फिनेटिव और जिरंड को पढ़ने वाले हैं। और क्लास 1, 2, 3 इस माध्यम से आपको कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे इसको अच्छे से पढ़ते जाइए और कवर करते जाइए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या कहलाएगी, बताओ तो सही। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। और वो भी कैसा? फुल इन्फिनेटिव। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कैसा इन्फिनेटिव कहलाएगा? बेयर इन्फिनेटिव। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट बेयर इन्फिनेटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। अब हम देखो दोस्तों, इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, अब
स्टार्टिंग करते हैं कि अब हमने ये तो जाना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है फुल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरेंड होता है। लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे हम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आने वाले 5-7 लेक्चर के अंदर आप देखोगे कि इन्फिनिटिव और जिरेंड आप लोगों का कैसे क्लियर होता जा रहा है। आपको खुद को भी इस चीज़ का आपने अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, और इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स में आई हुई वोकेब्स क्लियर करवाने वाला हूँ। इसी प्लेटफॉर्म से हम कंप्लीट डेली टेस्ट बेसिस पे टेस्ट लगाते जाएंगे। वीडियो के लास्ट लेक्चर के एंड में हम जैसे हमेशा की बात ही एक टेस्ट लगाते जाएंगे, जिससे आपको पता भी चलेगा कि आप कौन से लेवल पे अभी हो और आपका इम्प्रूवमेंट कितना है और कितने इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। अब देखो बिना देर किए हुए देखते हैं कि इन्फिनिटिव और जिरेंड का यूज अपन कैसे करेंगे। जैसे कहाँ पे करेंगे, जैसे नाउन के पोजीशन पर एक्शन का करना या होना का सेंस देना हो तो वहाँ नाउन के पोजीशन पर इन्फिनिटिव व जिरेंड का यूज होता है। बस दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि जब भी हमको अगर नाउन की पोजीशन बताओ, नाउन की पोजीशन क्या क्या होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और हर एक सेक्शन में हम रिवाइज करते रहेंगे। नाउन आएगा तो नाउन पोजीशन की बात आएगी तो अपने दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए, या तो कहाँ पे आएगा ये सब्जेक्ट की जगह, और या फिर कहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट की जगह। अब मैंने बोला कि अब तो यहाँ पे तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो नाउन की जगह तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से जो मैच होगा वही नाउन की पोजीशन पे बैठेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अक्सर होता क्या है, हम यहाँ पे नाउन की पोजीशन पे किसको बैठाएंगे अब यहाँ पे नाउन की पोजीशन पे हम वर्ब को बैठाएंगे। किसको बैठाएंगे, वर्ब को बैठाएंगे। अब नाउन की पोजीशन पे वर्ब बैठेगा तो आप बोलोगे दोस्तों कि वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बैठता है, बी फॉर्म्स के बाद बैठता है जब हेड के बाद बैठता है। लेकिन यहाँ आप नाउन की पोजीशन पे वर्ब को कैसे बैठाओगे, तो तभी मेरे पास एक दिमाग तुरंत जवाब मिलेगा, या तो इन्फिनिटिव होगा या फिर वो क्या रहेगा, जिरेंड। अब इन्फिनिटिव आप समझ सके हो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरेंड क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस इसी टॉपिक के अंदर हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आप तो ध्यान से लेक्चर को सुनते जाइए, जो मोस्ट मैं आगे नोट करवाता जा रहा हूँ आप उनको नोट करते जाइए, क्योंकि जो ये लिखित प्रमाण मैं आपको देता हूँ ये बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। देखिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका यूज कैसे करेंगे, तो आप समझ गए होंगे जब भी आपको अगर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की जगह, जब भी हमें अगर सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह अगर वर्ब का यूज करना पड़े तो वहाँ पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, या तो इन्फिनिटिव फॉर्म या जिरेंड फॉर्म का यूज करेंगे। और वो किसका सेंस देता है, करने या होने का सेंस वर्ब वैसे भी दे रही है। लेकिन आप बोलोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कंटिन्यूस होता है, और वो किसका सेंस का देता है, रही का सेंस देता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इनका यूज हो रहा है तो वो रही का सेंस देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब बताओ यहाँ पे बताओ ये जिरेंड है क्या, बिल्कुल नहीं। जिरेंड क्यों नहीं है, क्यों बी फॉर्म और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। टू यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम एक एक वर्ड का एकदम से अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि कहाँ पे सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, ऑब्जेक्ट की जगह कौन आता है, कौन नहीं आ सकता। इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो वो किसका सेंस देगा दोस्तों, रही का सेंस देगा। किसका, रही का। अब देखो आपको मैं बता भी चुका हूँ, देखिए यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ कहाँ, स्कूल। इसका क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप बोलोगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे, दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे कि मैंने लिखवाया था, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने ऑब्जेक्ट से पहले बीच में किसका यूज करता है, बताओ दोस्तों, प्रीपोजिशन का यूज करता है। और एक इंट्रांजिटिव वर्ब अकेला भी यूज होता है, और तीसरा एक अगर
ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद डायरेक्ट किसका यूज करेगी, ऑब्जेक्ट का यूज करेगी। देखिए कैसे, अब इस सेंटेंस में देखिए, आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। आप अच्छे से देखिए इस सेंटेंस को और बताइए मेरे को। ये देखो वर्ब है और ये प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, बताओ आई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर कोई वर्ब और ऑब्जेक्ट अपने बीच में किसका यूज करे, प्रीपोजिशन का यूज करता है, तो कौन सी वर्ब कहलाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, एक सेंटेंस अच्छे से देखो इसको और बताइए मेरे को। यहाँ पे लिखा हुआ है सीइंग इज बिलीविंग। अब बताओ यहाँ पे कौन बैठता है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे कौन बैठता है, ऑब्जेक्ट। ये देखो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ देख रहा या फिर विश्वास कर रहा नहीं है। यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या है, देखना है, देखना है, देखना, देखना। और बिलीविंग का मतलब क्या है, विश्वास, विश्वास करना, देखना और विश्वास, विश्वास करना। अब आप सोचोगे कि आपने आज से आज तक पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपने यूज देगा, लेकिन मैं बोला था इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि लेक्चर आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इसीलिए तो देखिए इसमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब देख रहा नहीं है, रहा रही नहीं है, बिलीविंग यहाँ विश्वास कर रहा रही नहीं है। ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ है, ये सब्जेक्ट की जगह बैठी है और ये किसकी जगह बैठा है, ऑब्जेक्ट की जगह। इसका मतलब है देखना ही विश्वास करना, देखना ही विश्वास करना, मतलब देखना ही विश्वास करना। पहले के लोग बोलते भी थे कि आंखें देखो कानें सुनो तो ही विश्वास करो, इसी पे रिलेटेड ये वर्ब, ये सेंटेंस बना हुआ है। अब देखिए आपको इसमें किसी प्रकार का और डाउट नहीं हो, इसीलिए मैंने इसको नीचे एक डिब्बा बना के लिख भी दिया है कि जिससे आप इसको लंबे से याद रख सको, लंबी देर दूरी तक, काफ़ी लंबे दिनों तक। और आपका जो बचपन से भ्रम बना हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, वो भ्रम नहीं रहे आपके। देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या होता है, अब कंटिन्यूअस का फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बताओ किसका सेंस दे रहा है, रहा रही रहे का सेंस देगा। लेकिन नोट नंबर 2 को देखिए, जिरंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना या होने का सेंस देगा। अब बताइए दोस्तों, ऊपर क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ देख रहा है विश्वास कर रहा है ऐसा सेंस आएगा या फिर इसका देखना ही विश्वास करना आएगा, देखना ही विश्वास करना। इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, जिरंड है, जिरंड है। अब नीचे देखो, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं थोड़ा सा और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे दोस्तों, ये आई क्या है, यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, कैन, मॉडल। और मॉडल के बाद मैंने बताओ दोस्तों क्या बताया था, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। हर एक कंडीशन में किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आई कैन नॉट कमेंट, ये कैन किसका सेंस देता है, ये कैन सकता है, सकते का सेंस देता है। तो आई कैन नॉट कमेंट, मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो विदाउट यहाँ पे क्या है बताओ, प्रीपोजिशन। और जैसा कि दोस्तों हम पढ़ते आए हैं, बताओ प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है दोस्तों, नाउन। अब नाउन की पोजीशन पे देखिए तो सही दोस्तों, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बैठा है। और मैं अभी बता चुका हूँ, जब भी नाउन की पोजीशन पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो तो वह रहा रही नहीं है, वह रहा रही नहीं है, वो क्या है, करना या होना है। ये करना और होने का सेंस देगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, ये जिरंड है। दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, क्योंकि यही है जहाँ से आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, जहाँ से आप धोखा भी खा सकते हो। तो वो जगह कौन सी है, यही है। तो ये प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। और इसका मतलब क्या रहेगा, देखना, ना, नहीं। और प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब के साथ ट्रांजिटिव वर्ब का भी कार्य कर रहा है। तो द रिपोर्ट के लिए क्या बन जाएगा, ये वर्ब, लेकिन प्रीपोजिशन के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका सेंस करते हैं अपन।
आई कैन नॉट कमेंट, मैं कमेंट नहीं कर सकता। कैसे कमेंट नहीं कर सकते? विदाउट यानी के बिना, सीइंग मतलब देखे, किसको देखे बिना? द रिपोर्ट, रिपोर्ट को देखे बिना मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि बिना रिपोर्ट देखे मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सीइंग का मतलब देख रहा नहीं, देखे। अब देखो दोस्तों, फिर आफ्टर प्रीपोजिशन, तो यहाँ नोइंग, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है। ये प्रीपोजिशन का क्या है? एक मात्र ऑब्जेक्ट है। द फैक्ट इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन ये वर्ब भी है साथ साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ साथ में। तो बताओ, आपने आज से आज तक देखा कि पहले बचपन से आप छोटी क्लासों में देख लो तो आपको सिखाया जाता है कि स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है। लेकिन देखो यहाँ सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? नोइंग। और ये ट्रांजिटिव वर्ब का वो बनेगा तो फैक्ट इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बताओ? द जज। सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना। हिम यानी ऑब्जेक्ट, सेंटेंस यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। बताओ दोस्तों, अभी देखा हमने कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसका यूज होता है? बताओ दोस्तों सही। ये ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा तो इसके बाद कौन आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और जिस भाई ने अगर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का वीडियो नहीं देखा है, मैं बता रहा हूँ कि जो बेसिक क्लासेज हैं, स्टार्टिंग की 5 से 7 क्लासेज हैं, वो सभी देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनके बाद में अगर आगे बढ़ोगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐप्स है, ये ऐप्स माध्यम है। जैसे अपन मोबाइल में एक डिजिटल ऐप्स डालते हैं, वैसे ही ये समझ लो आप, ये स्टार्टिंग की शुरू की जो फाउंडेशन की क्लासेज हैं, ये आपके माइंड में एक ऐप का कार्य करेगी। बाकी तो बाद में जो जो आप स्टोर करते जाओगे वैसे वैसे वो ऐप काम करता जाएगा। तो अच्छे से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए अपने मटेरियल को, जिससे आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो, और मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका लास्ट क्लास तक भी अपन क्या करते जाएंगे? रिवीजन होता रहेगा। देखिए यहाँ पे द जज, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब, तो किस पे एक्शन करेगा बताओ दोस्तों? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का कौन बैठा है? हिम। टू प्रीपोजिशन और 4 ईयर्स क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट। फिर इन प्रीपोजिशन आते तुरंत क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है? आफ्टर नोइंग द फैक्ट, तो बताओ फैक्ट जानने के बाद या फैक्ट जान रहे के बाद क्या बोलते हैं बताओ? जो तथ्य थे, जो सबूत थे, उनको जानने के बाद, जानने के बाद ही तो जज जो सजा सुनाने पे पहुंचता है। तो यहाँ जान रहा नहीं है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और नानी का सेंस करना या होने का सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ आफ्टर नोइंग द फैक्ट, फैक्ट जानने के बाद, जज, जो द जज क्या हो जाएगा? सजा, जज सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस, इसने सजा सुनाई, हिम यानी उसे, 4 ईयर्स इन जेल मतलब 4 साल की सजा सुनाई। नेक्स्ट देखिए, अब फिर देखिए, देयर इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सब्जेक्ट ये बी फॉर्म्स हैं। नो हार्म या इन प्रीपोजिशन और बिलीविंग क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट। और बिलीविंग के साथ साथ ये ट्रांजिटिव वर्ब भी और इसका भी ऑब्जेक्ट, ये हिज क्लेम हो जाएगा। मतलब देयर इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। इन बिलीविंग, विश्वास करने में, कर रहे नहीं, विश्वास कर रहे नहीं, विश्वास करने में। किस में विश्वास करने में? हिज क्लेम, उसके दावे में। जो बोल रहा है, जो उसने वो बात कही है, उस बात पे विश्वास करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए आप। यहाँ बिलीविंग का मतलब विश्वास कर रहे नहीं है, ये बोल रहा है कि यहाँ बिलीविंग का मतलब है विश्वास करना, विश्वास करना। विश्वास कर रहे नहीं है, ये विश्वास करना है। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये अलग सेंटेंस है, जब वैसे अंडरस्टैंडिंग हीज, समझते हुए, ये फ्रेज की तरह कार्य कर रहा है। जब अपन एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ेंगे अभी उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो अपने डाउट्स को। ऐसे ही आप क्लियर करते रहोगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो, इन्फिनेटिव और जिरंड बैठते नाउन की पोजीशन पर बैठते हैं। इन्फिनेटिव और जिरंड नाउन की पोजीशन बैठते हैं तथा लेकिन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। ये रूल है, ध्यान रखना दोस्तों कि इन्फिनेटिव और जिरंड है, बताओ बैठते किसकी पोजीशन पे हैं? नाउन की पोजीशन पे। लेकिन बिहेव किसकी तरह करते हैं? वर्ब की तरह। क्योंकि देखो, करने और होने का सेंस देता है, लेकिन बैठते कहाँ है? ये नाउन की पोजीशन पे हैं। और बिहेव कैसे करते हैं? एक
वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। आज इस लेक्चर में दोस्तों हम सब्जेक्ट के पोजीशन पर इन्फिनेटिव और जिरेंट का यूज कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट की जगह पे क्योंकि सब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, वो नाउन, और ऑब्जेक्ट की जगह भी कौन बैठता है, नाउन। अगले लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्ट की जगह जिरेंट और इन्फिनेटिव का यूज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन पे हम इन्फिनेटिव और जिरेंट का यूज कैसे करेंगे, उनको अच्छे से समझना और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना दोस्तों। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा इस लेक्चर के बाद में सब्जेक्ट की पोजीशन पे इन्फिनेटिव और जिरेंट के मामले में। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो सब्जेक्ट की पोजीशन पर इन्फिनेटिव और जिरेंट का यूज। अब देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको। अब देखिए, अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, इज यहाँ बी फॉर्म, गुड यहाँ इसका क्या है, एडजेक्टिव है, फोर यहाँ प्रीपोजिशन, और हेल्थ इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बताओ बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सब्जेक्ट इज ए प्रोटीन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, प्रोटीन। अब इसको अच्छे से समझिए आप। मैंने प्रोटीन दिया, ये प्योर सब्जेक्ट है, प्योर नाउन है क्योंकि मटेरियल है। लेकिन अब इस प्रोटीन को आगे का मैंने सेम रखा और इस प्रोटीन को मैंने इन जिरेंट से चेंज करने की कोशिश की। देखो होता है कि नहीं होता। ये बोला कि प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन कैसा है, अच्छा है। अब प्रोटीन की जगह मैंने क्या लगाया, रनिंग। बताओ रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है कि नहीं होता। रन में आईएनजी लगा के देखिए, रनिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर किसी नाउन की पोजीशन पे आता है तो क्या कौन सा रूप होता है वर्ब का, बताओ, जिरेंट। रनिंग बाकी सेम है, बी फॉर्म, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, दौड़ रहा है वह हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर दौड़ना, यहाँ पे क्या आएगा, दौड़ना। ये दौड़ना हेल्थ के लिए क्या बोल रहा है, ये अच्छा है। यहाँ पे दौड़ रहा नहीं, दौड़ना। और जब भी मैं बोला था बैठते नाउन की जगह बिहेव वर्ब की तरह करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस का सेंस नहीं देते। नानी का सेंस करने और होने का सेंस कौन देता है दोस्तों, वर्ब। तो यहाँ रनिंग वर्ब है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जिरेंट फॉर्म। और जिरेंट फॉर्म बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती, बिल्कुल बैठ सकती है। बस आप लोगों को ध्यान यही रखना है दोस्तों, जब भी हमको अगर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर किसी वर्ब को बैठाना पड़े, अगर किसी वर्ब को बैठाना पड़े तो हम उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों, जिरेंट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए ऐसे ये डूइंग योगिक एक्सरसाइज, या डूइंग बताओ क्या है, ये डूइंग योगिक एक्सरसाइज इसका क्या है, ये सब्जेक्ट है डूइंग, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इसको ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, डूइंग है, बी फॉर्म, और यहाँ पे गुड ये एडजेक्टिव, हेल्थ प्रीपोजिशन ये फॉर, और हेल्थ इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, डूइंग यानी करना, योगिक एक्सरसाइज मतलब योगिक एक्सरसाइज, इज यानी है, गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए। अब डूइंग योगिक एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए कैसा है दोस्तों, अच्छा है, बेनिफिशियल है। तो इसीलिए हमने देखा कि प्रोटीन जब नाउन है तो प्रोटीन के इक्वल किसको रखा हमने, रनिंग को रखा, डूइंग को रखा। अब ये देखिए हम, अब ये जिरेंट के दो एग्जाम्पल देखे थे, अब एक दो एग्जाम्पल हम क्यों ना इन्फिनेटिव का भी देख लें, जिससे आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मेरे को बताइए दोस्तों, यहाँ देखिए, अब इस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टू रन इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसका भी मतलब क्या है, दौड़ना। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए कैसा है, अच्छा है, गुड है। ऐसे ही टू डू बताओ, जब मैं भी बता चुका हूँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट है कि नहीं है, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट होगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्त, बताओ, ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। और इन्फिनेटिव फॉर्म का मैं अभी भी फिर बता रहा हूँ, जब भी अपन को सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे अगर किसी वर्ब को बैठाना पड़े तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव और जिरेंट का यूज करेंगे। और ये इन्फिनेटिव और जिरेंट एक वर्ब ही होते हैं और ये वर्ब का ही कार्य करते हैं और वर्ब की तरह ही एक्शन करते हैं, लेकिन होते क्या है, ये बैठते किसकी जगह पे, नाउन की पोजीशन पे। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों यही है, ये यहाँ पे अगर जिरेंट बैठा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए टू डू यौगिक एक्सरसाइज, यौगिक एक्सरसाइज करना, इज यानी है, गुड यानी अच्छा, फॉर यानी प्रीपोजिशन, और हेल्थ इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्टिव के स्थान पर इन्फिनेटिव एवं जिरेंट के बीच में अंतर। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये बात ज़रूर आई होगी कि चलो अब कोई बात मान ली हमने कि सर सब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनेटिव और जिरेंट का यूज जब हम किसी वर्ब को बैठाना हो तो हम बैठा सकते हैं, लेकिन
अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि हम कब इन्फिनेटिव को बैठाएं और कब जिरंड को बैठाएंगे। ये दोनों साथ में आए तो किसको कहाँ बैठाएंगे, किसको किस पोजीशन पे बैठाएंगे, वो कैसे समझेंगे। इसके थोड़े कुछ आपको फिक्स रूल्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, लेकिन उनका भी आपका एक काम हो जाएगा। मैं एक बेसिक मेथड आपको बताने वाला हूँ, उससे आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब बताओ मेरे को, ये पहली बात तो इधर देखिए, इसमें देखिए पहले तो ये बताइए मेरे को, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव और जिरेंट के बीच में प्रेफरेंस किसका करेंगे। गो दियर इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, और टू गो दियर ये बेर इन्फिनेटिव है, उसका यूज़ बहुत कम होता है इन्फिनेटिव के रूप में सब्जेक्ट की पोजीशन पे। लेकिन टू गो दियर इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, और थर्ड वाले पे लिखा है गोइंग दियर इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। अब बताओ मेरे को, पहले तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो लिखा हुआ है स्टार्टेड एक्शन, स्टार्टिंग में लिखिए अनस्टार्टेड एक्शन। अनस्टार्टेड एक्शन है, जहाँ पे भी अगर कोई एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे बताओ दोस्तों, इन्फिनेटिव का। और अगर स्टार्टेड एक्शन हो तो अगर स्टार्टेड हो या फिर फिनिश एक्शन हो तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, जिरंड का। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाला है, रूल्स के भी ऊपर काम करेगा ये जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्फिनेटिव और जिरंड में से किसको चूज करना है, किसको फिल करना है। उस सेंस में अगर आपको लगे कि अनस्टार्टेड एक्शन है, अभी काम स्टार्ट हुआ नहीं है और होने का कोई प्रोसेस लग भी नहीं रहा, तो बताओ वो कहाँ पे किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। लेकिन अगर कार्य प्रोसेस में कार्य चल चुका है और या फिर कार्य पूरा हो चुका है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम जिरंड का यूज करेंगे। अब देखो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये बोल रहा है टू गो दियर, वहाँ पे जाना, इज़ नॉट पॉसिबल, इज यहाँ पे बी फॉर्म, और पॉसिबल यहाँ क्या है बताओ दोस्तों, एडजेक्टिव एट प्रीपोजिशन और द मोमेंट, इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस समय वहाँ जाना संभव नहीं है। दूसरे वाले में गोइंग दियर इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, वहाँ जाना संभव नहीं है इस समय। पहली बात तो अगर दोनों में से आपको फिल करना है तो किसको फिल करोगे। देखो दोस्तों दोनों ही सही है, लेकिन अगर आपको ये बताना है कि वहाँ जाना संभव नहीं है तो वहाँ जाने का प्रोसेस कभी तो सही हुआ है कि नहीं हुआ बताओ। कभी तो स्टार्ट कार्य हुआ होगा, तभी तो आपको लगा कि इससे आगे और जाना संभव नहीं है। इसी एक बिहेव पे अपन किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जिरंड का यूज कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि इन्फिनेटिव का यूज भी गलत नहीं है, लेकिन अभी अगर आप इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब बस वहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड में आपके पास में कार्य के स्टार्ट होने की कोई प्रोसेस या कोई जानकारी नहीं है। देखो हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं आगे, जिससे आपका क्लियर अच्छे से, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन आगे अपन एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है, नॉर्मल एक्शन का करना या होना जिरंड को प्रीफर करता है। अब एक रूल बेस पे क्वेश्चन है ये, नॉर्मल एक्शन का करना या होना जिरंड को प्रीफर करता है, जबकि किसी आइडिया, किसी मैसेज या किसी सेइंग का करना या होना क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव को प्रीफर करता है। ध्यान रखना इस दोस्तों इस बात को, यहाँ पे अनस्टार्टेड स्टार्टेड वाला एक्शन लगे या न लगे, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स रूल है। ये फिक्स रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को करने या होने का सेंस एक नॉर्मल वे के अंदर बोल रहे हो, नॉर्मल सेंस के अंदर बोल रहे हो, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, वहाँ पे इन्फिनेटिव जिरंड का यूज करेंगे, सॉरी। लेकिन आप किसी प्रकार का विशेष मैसेज दे रहे हो, आप किसी प्रकार का कोई आइडिया बता रहे हो, कोई सार्वभौमिक सत्य बात की हो रही है, बात को जो सत्य बात नहीं होती क्या, मतलब फिक्स बातें, जैसे कि झूठ बोलना पाप है, ऐसी ऐसी कुछ बातें हो, तो उनके ऊपर क्या, ये एक मैसेज है, एक आइडिया है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एसएससी में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और बहुत बार बच्चों को परेशानी होती है। देखिए इनका यूज होगा कैसे, हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अब देखो इसमें
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है टू लाई इज ए सिन और लाइंग इज ए सिन। पहले तो मेरे को ये दोस्तों ये बताइए यहाँ पे ये कोई कि आपको यह साधारण वे में बात कर रहे हो या फिर कोई मैसेज या आइडिया दे रहे हो। ये टू लाई यहाँ पे अगर साधारण है तो लाइंग कीजिए, और टू लाई कर रहे हो तो इसका मतलब कोई मैसेज। ये बोल रहा है झूठ बोलना क्या है, बताओ तो सही। ये झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना सिन पाप है। ये झूठ बोलना एक तरह का क्या है? पाप है। तो अब मेरे को दोस्तों ये बताइए कि आप ऐसा करना चाह रहे हो कि झूठ बोलना क्या है? पाप है। तो वहाँ पे एक मैसेज एक आइडिया हुआ कि नहीं हुआ, इसी बिहेव पे अपन किसको यूज करेंगे? एक को सही करेंगे और बी को क्या करेंगे? गलत। एक बार फिर बता रहा हूँ कि किसी बात को अगर आपको एक सिर्फ नॉर्मल वे में कहना है, कोई नॉर्मल बात बतानी है, तो उस सेंस के अंदर एक साधारण बात में अपन क्या करेंगे कि हम जिरंड का यूज करेंगे। अन्यथा हम अगर किसी प्रकार का आइडिया दे रहे हो, किसी प्रकार का मैसेज दे रहे हो, तो उस टाइम में हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जिरंड का यूज नहीं करेंगे। देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक आपके सामने एक मैसेज लिखा हुआ है, इसको देखिए। अब ये बताइए अब नॉर्मल वे है या कोई मैसेज है? ये कहना आपको ये चाह रहे हैं इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए और बताइए मेरे को दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने टू डाई विथ होनर इज़ बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनर। कहना ये चाह रहा है कि सम्मान के साथ मर जाना अच्छा होता है कि अपमान के साथ जीने से। बताओ कोई नॉर्मल वे है, कोई नॉर्मल सेंस में बात कर रहा है या फिर कोई आइडिया या मैसेज दे रहा है? आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी क्या ये आइडिया और मैसेज है, या फिर नीचे देखो एक एग्जांपल और लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल सेंस है तो इसका सेंस क्या होना चाहिए? डाइंग विथ डिस होनर इज़ बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। डाइंग विथ होनर इज़ बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनर। इसका मतलब क्या होगा कि होनर के साथ डाई विथ देखिए दोस्तों अभी इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से तो 1 2 5 7 सेकंड का थोड़ा सा शायद आपको अजीब सा लगेगा ये। लेकिन अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताइए इसका सेंस क्या रहेगा? टू डाई विथ होनर, इसका मतलब कहने का मतलब ये है सम्मान के साथ मर जाना। इज यानी है, बेटर मतलब अच्छा, देन यानी की तुलना में, टू लिव विथ डिसऑनर अपमान के साथ जीने से अच्छा है कि सम्मान के साथ मर जाना। जैसे कि अपन ने ये देखा कि झूठ बोलना पाप है, उसी तरीके से ये क्या है? एक तरीके का मैसेज है। और जब भी मैं अभी बता चुका हूँ एक रूल, जब भी कोई आइडिया या मैसेज देना हो तो वहाँ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जिरंड का बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको इस एक्सरसाइज को करते जाना है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस एक्सरसाइज के अंदर अब सब्जेक्ट की पोजीशन पे हमने इन्फिनेटिव और जिरंड का यूज़ देखा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी पर्सनल बुक्स या कोई गाइड किसी से भी आप पढ़ रहे हो, या फिर कोई ऐसा सोर्स जिसके अंदर आपको इन्फिनेटिव और जिरंड मिल जाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपनी छोटी क्लासेज की बुक्स ले लीजिए, उनमें भी आपको ऐसा मिलेगा और उसमें लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, इनकी पोजीशन कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपके ये आपका एक लाइजेंस सा बन जाएगा, एक बोलचाल सी बन जाएगी, एक भाषा है, इससे आप आराम से स्पीकिंग लेवल तक भी पहुंच सकते हो। तो अच्छे से पढ़िए आप। अब देखिए मैंने एक टेस्ट इसके साथ ऐड किया है, उस टेस्ट को आप लोगों को सबको ईमानदारी के साथ अटैम्प्ट करना है और इसका स्कोर क्या रहेगा वो स्कोर मेरे को आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करेंगे। क्योंकि ये नाउन की पोजीशन पे इन्फिनेटिव और जिरंड का यूज है और इनका यूज कैसे करना है, क्या इसका यूजेज होने वाला है, क्या आपका स्कोर रहने वाला है 10 में से, वो मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि नाउन की पोजीशन का हमने एक्सरसाइज पढ़ा,
वैसे ही मैंने इसमें क्या कर दिया, नाउन का टेस्ट ऐड कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस वो के पोर्शन है वो के लिए, उसके लिए मैं और अलग से वीडियो बनाता जा रहा हूँ। उन पे भी आप हमेशा रेगुलर बने रहिए, जिससे आपको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जैसे ही कोई फिक्स वर्ड्स होते हैं, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, उनका भी मैं आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं कन्फ्यूजन वर्ड्स का भी आराम से वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। और इसी के लास्ट में आंसर की अटैच कर दूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए इसके आंसर की है, सभी में आंसर में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपको मैच करना और लास्ट में आंसर मैच करना है। और फिर इसको आप जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो आप मेरे को कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना। बाकी जैसे मैंने समझाया है उस हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और स्टार्टेड, अनस्टार्टेड और फिनिश सेक्शन का भी इसके अंदर आपको अच्छे से यूज करना है। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी भाई का जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनका अच्छे से भला हो सके और वो एक क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।